नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि उसका उपयोग किस चीज़ के लिए होता है। तो आपके एक ही कोड को बार बार रिपीट करने के लिए लूप का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने फॉर लूप देखी थी। फॉर लूप की विशेषता ये थी कि इसमें आपको नंबर ऑफ़ इटरेशंस पता नहीं होते, कितनी बार लूप चलनी है। ऐसी सिचुएशन में आप फॉर लेते हो, इनिशियलाइजेशन देते हो, बाद में उसकी एक कंडीशन देते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हो और एक कोड लिखते हो ब्लॉक जो रिपीट होता है। दूसरी लूप हमने जो देखी थी वो थी व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ऐसे चीज़ों में काम आती है जहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि आपकी लूप कितनी बार चलने वाली है। कहाँ हो सकता है इसका एप्लीकेशन, कहीं पासवर्ड वगैरह एंटर करना हो, आपको पता नहीं है कि कौन से इटरेशन में कौन से बार वो सामने वाला व्यक्ति करेक्ट पासवर्ड डालेगा। रोलिंग अ डाई, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं व्हाइल लूप। फिर होता है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि व्हाइल लूप में आपकी कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती, तो आपकी लूप एक बार भी रन नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हो कि आपकी लूप कम से कम एक बार रन हो। अब आप चाहते हो कि एक बार लूप रन हो, ऐसे कंडीशन में आपको लेना है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में होता क्या है कि ये डू वाला पार्ट जो है सबसे पहले आता है, कंडीशन इसमें बाद में चेक होती है, लास्ट में चेक होती है। और इसी के कारण क्या होता है कि सबसे पहले ये जो डू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बाद में कंडीशन अगर आपकी ट्रू रही जो चेक होती है तो फिर से आपकी लूप रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आपकी लूप चलती रहेगी। क्लियर? फिर हमने कुछ और लूप देखे थे। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर थे, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, एरे था। ऑब्जेक्ट में बहुत सारा डेटा हो सकता है, एरे में भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। हमें उसके अंदर का डेटा बाहर निकालना है, उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, हमें देखना है क्या नहीं, उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी कंटेनर में पड़ा हुआ डेटा, आफ्टर ऑल आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है एक तरह से कंटेनर ही है और उसके अंदर आपका डेटा है। वो डेटा बाहर निकालना एक क्या है, थोड़ा ट्रिकी टास्क है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और लूप्स थी, जैसे फॉर इन लूप थी, एक फॉर ऑफ लूप है और एक फॉर ईच लूप है जो आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने फॉर इन लूप देखी थी। फॉर इन लूप में हमने विशेषताएं देखी थी कि इसमें क्या होता है कि फॉर इन लूप में आपका कोई तो भी एक कंटेनर है, ये है। और फॉर इन लूप आपको जो होती है इन, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द आता है इन का अर्थ क्या होगा कि आप किसी चीज़ के अंदर का ढूंढ रहे हो। जैसे मैंने कहा था कैट इन द बॉक्स, कैट इन बॉक्स। अब एक बॉक्स है आपका, बहुत सारी बिल्लियाँ है उसमें, 1 2 3 म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ठीक है। आपको इसमें से एक उठानी है, तो एक कंटेनर है जिसके अंदर का हमें डेटा निकालना है, वो है बॉक्स। और जो डेटा निकालना है, इंडिविजुअल डेटा निकालना है, वो है कैट। तो इन वाले पार्ट के बाद का पार्ट क्या रहेगा, जो कंटेनर है वो। तो इन के बाद आएगा कंटेनर और इन के पहले क्या आएगा, वो इंडिविजुअल डेटा, वो सिंगल पीस ऑफ डेटा जो हमें निकालना है। जैसे इस बॉक्स में बहुत सारी कैट है, ठीक है, कैट की जगह मैंने इंसान बना दिया है, लेकिन इसे कैट कंसिडर करो। कैट, सिंगल कैट इन द बॉक्स, दूसरी कैट इन द बॉक्स, तीसरी कैट इन द बॉक्स, मुझे बाहर निकालना है एक तरह से। तो सबसे पहले जो डेटा है वो सिंगुलर डेटा जो निकालना है, और डेटा इन क्या निकालना है, कंटेनर का नाम। अब यहाँ पे देखो कंटेनर का नाम क्या था, स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू। अब हमें जब हम लोग लेट इन वाला जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, लेट की। ये जो होता है डेटा, हम टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं लेट के साथ, लेट की। इसमें डेटा भी लिख सकते हैं, ये की ही लिखना ज़रूरी नहीं है, टेम्पररी वेरिएबल है। कन्वीनियंस के लिए हमने की लिखा है क्योंकि हमारा डेटा एक ऑब्जेक्ट पे चलने वाला है जिसमें डेटा की वैल्यू पेयर में होता है। हमने लिखा लेट की इन ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेगा, ये लूप रन होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर
और आपका एक 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 की जो है की उठाएगी, डेटा नहीं उठाएगी, पहले ये की उठाएगी, पहले नेम उठाएगी, फिर एज उठाएगी, फिर कोर्स उठाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ console.log की, तो आपको सिर्फ नेम आएगा, एज आएगा, कोर्स आएगा। अब मुझे उसका डेटा भी चाहिए, तो हमारे पास दो नोटेशन थे। की के साथ ऑब्जेक्ट अगर निकालना है तो मेरे पास था एक डॉट नोटेशन, तो मैं किस तरह से निकालता था, स्टूडेंट डॉट मैं लिखता नेम, ठीक है, नेम क्या हो गया, की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेम डॉट की या फिर स्टूडेंट्स डॉट की। दूसरा नोटेशन था हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन, स्टूडेंट और एक ब्रैकेट में हम लोग की पास करते हैं, तो वो जो की रहेगी वो डेटा आपका निकाल के लाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है की पे, तो सबसे पहले console.log की करी मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट जो आपका कंटेनर है उसमें से जो की रहेगी उसी में जोड़ दी, तो वो वहाँ पे आपका डेटा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पूरा आपका जो डेटा की वैल्यू पेयर में है वो आपको मिल जाएगा। फिर जो दूसरी लूप देखी थी हमने, और इसका एक एग्जांपल और लेंगे आज, ठीक है, फॉर ऑफ लूप ली थी, तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं उसका, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी फॉर इन लूप का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आज एक फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे जाते हैं, एक फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आज की तारीख कितनी है, 02/03/04 एक्चुअली एंड 2025, ओके। फॉर इन लूप, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जैसे पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लेट या फिर कॉन्स्ट पर्सन, एक पर्सन ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस पर्सन ऑब्जेक्ट में मैं बहुत सारी की वैल्यू पेयर दे देता हूँ, जैसे नेम दे देता हूँ मैं विराट, ठीक है। और फिर एक काम कर सकते हैं, ओके, ये आउट नॉट आउट विराट, NAME एक्चुअली ये स्ट्रिंग में होना चाहिए ना, विराट, VIRAT विराट। फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, एज ले सकते हैं की, और एज होगी विराट की 37। फिर हम एक और की लेते हैं, प्रोफेशन, और इसकी की ले लेते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर या फिर क्रिकेटर। फिर और एक की ले लेते हैं जिसमें हम लोग लेंगे टीम, तो यहाँ पे टीम होगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, बैंगलोर। और फिर विराट ने कितनी ट्रॉफियाँ जीती है, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि विराट ने काफ़ी ट्रॉफियाँ जीती है। IPL कितनी IPL ट्रॉफियाँ हुई है, IPL ट्रॉफी, और आपकी IPL ट्रॉफी की कीमत है, इन्होंने आज तक 0 ट्रॉफियाँ जीती है, ठीक है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, है कॉन्स्ट पर्सन, की वैल्यू, नेम एज, ये सब की, ये सारी की सारी वैल्यू। हमें इस ऑब्जेक्ट पे इटरेट करना है। इटरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले फॉर इन लूप का उपयोग करते हैं। फॉर इन लूप में जाते हैं, फॉर, और इसमें बीच में इन लिख लेते हैं, और फिर इस तरह से एक इसका सिंटैक्स बना लेते हैं, इसके आगे पीछे जगह छोड़ देते हैं, ठीक, ये बन गया आपका सिंटैक्स। पहली चीज़ क्या आएगी, इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल की जो हम ले रहे हैं, और कैसे लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट, ओके, एक्चुअली ये यहाँ पे लेना चाहिए था मुझे, ओके, लेट की, ठीक है, लेट की इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का नाम विराट ना, ऑब्जेक्ट का नाम देखो, पर्सन है, पर्सन, ठीक है। अब ये एक एक की पे जाएगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ की लॉक करता हूँ, console.log, और मैं जाता हूँ और मैं टेम्पररी वेरिएबल, देखो टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ की। इस की का मतलब सिर्फ इतनी लूप से है,
इसके बाद प्रोग्राम में ना तो इसके आगे ना तो इसके बाद, इसका कोई काम नहीं है। ऐसी जगह पे लेट लेना। अब मैं सिर्फ ये क्या करेगा, एक एक चीज़ पे जाएगा, फिर से लूप रन करेगा, एक एक बार की उठाएगा और मैं की को लॉक करता हूँ। तो की को मैं लॉक करता हूँ, की कर दी मैंने लॉग। यहाँ चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई और करते हैं रिफ्रेश। एक्चुअली ये दिस इज़ फर्स्ट, ओके। ये आ गई आपकी की। देखो, नेम, एज, प्रोफेशन, टीम, आईपीएल ट्रॉफी। क्या हुआ, हर बार जब ये की जाती है, इसमें से पहली की उठाती है, कंसोल में लॉक कर देती है। फिर जब तक पर्सन की सारी की ख़त्म नहीं होती, ये की फिर से उसमें जाएगी, नई की ढूंढेगी। नई की आई आपकी एज, उसको जाएगी, उसको उठाएगी, उसको लॉक करेगी। फिर से ख़त्म हुई क्या, नहीं है, तो फिर से जाएगी, प्रोफेशन उठाएगी, फिर से जाएगी, टीम उठाएगी, फिर से जाएगी, आईपीएल ट्रॉफीज उठाएगी। ये हो गया इसका सीक्वेंस। और की उठा रही है तो की हम लॉक कर रहे हैं, तो की ही लॉक हो रही है। आपकी कीज़ आपको दिख गई है, देख लो, आ गई है। अब नेम, एज, प्रोफेशन, आईपीएल ट्रॉफी आ गई। अब मुझे इसके साथ वैल्यू भी तो लॉक करनी है। अब वैल्यू लॉक करने के लिए मेरे पास क्या था कि दो नोटेशन थे ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालने के। पहला था या तो मैं डॉट नोटेशन ले लूँ या तो मैं ब्रैकेट नोटेशन ले लूँ। डॉट नोटेशन हम तब लेते थे जब वैल्यू स्टैटिक होती थी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, डायनामिकली पास हो रही है ना। डायनामिकली मतलब हर बार चेंज हो रही है ना। कभी आपकी नेम आ रही है, कभी आपकी एज आ रही है, कभी आपकी प्रोफेशन आ रही है, कभी टीम आ रही है। तो ऐसे केस में क्या मैं डॉट नोटेशन ले सकता हूँ? नहीं, रिकमेंडेड नहीं है और काम भी नहीं करेगा। हम यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर नोटेशन। और स्क्वायर नोटेशन में हम लोग जब पास करते हैं, इस बार डायरेक्टली की पास करते हैं। उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायनामिकली अपने आप स्ट्रिंग ले लेगी। वो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि ले लेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले की ले लेते हैं और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एक्चुअली, और बैकटिक में बनाते हैं। बैकटिक में बनाएंगे और डॉलर क्वेरी में हम लोग पास करेंगे डायनामिकली। यहाँ पे डॉलर क्वेरी, और डायनामिकली हमने पास कर दी पहले की, ठीक है। और की के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, इस तरह का कुछ ये दे सकता हूँ, या तो फिर मैं इक्वल टू भी दे सकता हूँ। कोलन सही लगाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। और इसके बाद मैं डॉलर क्वेरी में पास करता हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है, उसे पास करूँगा इसमें पर्सन। और पर्सन की क्या चाहिए मुझे, पर्सन की चाहिए की। डायनामिकली पर्सन ढूंढेगा। पर्सन में सबसे पहले की वैल्यू क्या होगी, नेम। तो पहली बार में नेम आएगा तो नेम की वैल्यू क्या आएगी, विराट। दूसरी बार में पर्सन में की क्या आएगी, एज। पर्सन ऑफ एज तो क्या आएगा, 37। लॉजिकली हर बार वो नई नई वैल्यू उसमें शिफ्ट करता रहेगा, हर लूप में जिसकी जो वैल्यू होगी। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और दबाता हूँ की। अब देखो, इसे जाते हैं यहाँ पे, हम लोग करते हैं लॉग। देखो आ गया आपका नेम विराट, एज 37, प्रोफेशन क्रिकेटर, टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड आईपीएल ट्रॉफी ग्रैंड 0। ओके। अब मैंने क्या कहा था कि फॉर इन लूप जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट पे बढ़िया काम करती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये फॉर इन लूप जो है ये एरे पे भी काम कर सकती है। हाँ, तो एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको एरे पे भी कैसे काम करती है वो दिखा देता हूँ। एरे में क्या होता है, इंडेक्स का मसला होता है, तो इंडेक्स के साथ हम काम करेंगे एक बार। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरे ले लेते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, फॉर इन लूप ऑन एरे, ठीक है, एक कमेंट कर दी मैंने। हाँ, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, सिंटैक्स बना लेते हैं, फॉर कुछ इस तरह से, और इसमें इन रहेगा और बाहर जाके हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, बन गया। अब मैं सबसे पहले क्या है, फॉर इन कुछ तो होगा जिस पे हम इटरेट करेंगे। हम यहाँ पे इटरेट करेंगे इंडेक्स पे, INDEX, इंडेक्स, इंडेक्स इन। और एरे क्या है हमारा, तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा एरे बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग इटरेट करेंगे। तो एरे का नाम दे देते हैं हम लोग कॉन्स्ट, एरे का नाम दे देते हैं कलर्स, ठीक है, COLORS कलर्स।
और इसमें हम लोग बहुत सारे कलर भर देते हैं। जैसे सबसे पहले रेड दे देते हैं, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर और एक ले लेते हैं येलो। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, एक एक इंडेक्स पे जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, और इसके ऊपर इटरेट करेगा। मैं यहाँ पे फिर इंडेक्स इन क्या चीज़ पे इटरेट करना है मुझे, कलर्स, तो मैं लिखूँगा कलर्स। और यहाँ पे नीचे जाऊँगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग कर देता हूँ, LOG। जब मैं कंसोल लॉग इंडेक्स करता हूँ सिर्फ, तो मुझे सिर्फ इंडेक्स जो आपके इटरेट हुए हैं 1 2 3 0 1 2 3 वहाँ से वहाँ तक लिखे मिलेंगे। मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने क्या किया, इंडेक्स, उसका जो इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 तक उसने इटरेट कर दिया। अब डायनामिकली उसने इंडेक्स ले लिए, मुझे उसकी चाहिए थी वैल्यू उस इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी एरे का एलिमेंट लेना है 0 इंडेक्स पे, तो हम क्या लिखते हैं, एरे, कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, कि अगर मुझे एरे का जो है, हाँ ये एरे है, कलर्स एरे का 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। मैं कैसे बाहर निकालता था, मेरे पास फॉर्मूला होता था कलर्स, जो उस एरे का नाम था, उसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे पास करता था 0। अगर मैं 0 पास करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, रेड। अगर मैं यहीं पे 1 पास करता हूँ तो मुझे मिलता था दूसरी वैल्यू ब्लू। इस तरह से मेरा काम चलता था। अब मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स जो है, इंडेक्स हो रहा है, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कलर्स, और कलर्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंडेक्स। तो इंडेक्स आपका पूरा का पूरा कलर जितने हैं वो इसी के बराबर हुआ ना, डायनामिकली इंडेक्स आता रहेगा 0 1 2 3, और आपके रेड प्रिंट करेगा, ब्लू प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका काम चलता रहेगा। अब चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे जाते हैं और हम लोग करते हैं कलर्स ऑफ इंडेक्स, IN इंडेक्स। ओके, अब सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए आपका पूरा का पूरा आ गया, रेड ब्लू पिंक येलो। अगर आपको सिर्फ इंडेक्स के साथ प्रिंट करना है इसे, तो आप इंडेक्स के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और टेम्पलेट स्ट्रिंग ले लेते हैं एक, टेम्पलेट स्ट्रिंग में कुछ इस तरह से, और ये आपका रहेगा डॉलर क्वेरी में, डॉलर क्वेरी, ओके। एंड इवन यहाँ पे भी एक आपकी डॉलर क्वेरी लगेगी, और इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं इक्वल टू देता हूँ इस बार, और मैं प्रिंट करूँगा इंडेक्स डॉलर क्वेरी में वंस अगेन। देखिए 0 पे आपका रेड है, 1 पे ब्लू है, 2 पे पिंक, 3 पे येलो। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी लास्ट टाइम, वो थी फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ लूप में हमने देखा था फॉर ऑफ लूप की विशेषताएं। फॉर ऑफ लूप किस काम में आती है, ये स्पेसिफिकली जो हमने फॉर इन लूप देखी थी, आप उसे ऑब्जेक्ट के लिए ही रिजर्व रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया काम करती है। आपको अगर एरे के ऊपर काम करना है, एरे के वैल्यू फेच करने, तो आपको लेनी चाहिए फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप में क्या होता है, अगेन सेम चीज़, इसमें क्या होता है, जो जिसमें से निकालना है वो ऑफ के बाद आएगा, जो निकालना है इंडिविजुअल एलिमेंट वो ऑफ के पहले आएगा, ऑब्वियसली बीच में ऑफ आएगा। सिंटैक्स क्या रहेगा, फॉर ऑफ बीच में, जिसको निकालना है वो, जिसमें से निकालना है वो बाद में। और ब्लॉक ऑफ कोड, ये कोड जो रहेगा आप इसमें कुछ भी कीजिए ये रिपीट होता रहेगा। कब तक, जब तक आपका ये इटरेबल जो जिसमें से निकाल रहे हो उसके सारे के सारे कंटेंट खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कलर्स रेड ग्रीन ब्लू, और हमने क्या किया, कॉन्स्ट कलर्स, कलर ऑफ, कलर मतलब इंडिविजुअल कलर, ये कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, कलर ऑफ कलर्स, कंटेनर में से
कलर चाहिए, मुझे कलर्स के बहुत बड़े कंटेनर में से मुझे सिंगल कलर चाहिए। और ये इसके बाद लूप आपकी कंटिन्यूसली रन होती रहेगी जब तक आपके पूरे कलर ख़त्म नहीं हो जाते। कलर से कंटेनर है ना, कंटेनर है, जब तक कलर के उसके पूरे इंडेक्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक चलेगा। ये आपको समझ में आ गया? इसका और एक एग्जांपल ले लूँ? ठीक है, ओके। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर ऑफ लूप का हम सबसे बढ़िया एग्जांपल एक काम कर सकते हैं ना कि इंडेक्स के साथ भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने अभी इसमें इंडेक्स किस तरह से बाहर निकालना है। जैसे इसमें आपने क्या है, ये जो लूप थी ना, इस लूप में आपने देखा होगा हमने इंडेक्स प्रिंट कर दिया था। इसके पहले भी हमने एक एग्जांपल लिया है, ये देखो, इस एग्जांपल में हमने इंडेक्स प्रिंट कर दिया था। हमने अभी तक इस ये वाली जो है फॉर ऑफ में, इसमें इंडेक्स प्रिंट नहीं किया। कहीं आपने इंडेक्स का जिक्र देखा है? नहीं देखा। हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो है आपका एग्जांपल, इसी को ले लूँ या नया ले लेते हैं? कोई बात नहीं, नया ले लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑफ लूप, ठीक है। और सबसे पहले एक काम करते हैं, एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, इसमें फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स में हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स ले लेंगे। जैसे हम लेंगे यानी बनाना, फिर हम लेंगे लीची, फिर हम लेंगे एक ऑरेंज, और फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारे 4-5 फ्रूट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर ऑफ लूप लगानी है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, फॉर सिंटैक्स बना लेते हैं, इन, इसके सामने जगह छोड़ देते हैं, बाद में जगह छोड़ देते हैं, फॉर ऑफ। ओके, ऑफ वाली लूप देख रहे हैं ना, इन नहीं, फॉर ऑफ। अब सामने सबसे पहले क्या आएगा, टेम्पररी वेरिएबल जो इटरेट करेगा, कॉन्स्ट या फिर लेट फ्रूट, सिंगल फ्रूट है ना, बहुत सारे फ्रूट्स में से, तो फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ओके। और यहाँ पे हमें कंसोल लॉग क्या करना है, कंसोल लॉग हमें करना है इंडिविजुअल फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, रन करते हैं, ओके, आ गया आपका। अब ये जो यहाँ पे इंडेक्स मैंने लेके आया था, एक तरह से इंडेक्स लेके आया था, इसमें इंडेक्स लाने की क्या व्यवस्था है, किस तरह से ला सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर आपको इस लूप में अगर इंडेक्स लाना है, ये एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया। इसमें अगर आपको इंडेक्स लाना है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरे बनाना पड़ेगा, ये फ्रूट की जगह, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर जो निकाल रहे हो उसका नहीं, इसका नहीं बनेगा क्योंकि ये तो कंटेनर है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मुझे एरे भी लेना है, इसके साथ इंडेक्स भी लेना है इसका, तो इंडेक्स लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा एक कंटेनर में। देखो, अब तक ये कंटेनर में नहीं था, अब उसको कंटेनर में डाला। टेम्पररी वेरिएबल को मैंने कंटेनर में डाला, किसके, एरे वाले। सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें जो रहता है, इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट रहता है आई, या फिर आप इसे इंडेक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे इंडेक्स लिखिए, आई लिखिए, आपको जो लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखा है, अगर इसमें इस एरे में इस पोजीशन पे अगर कोई एरे रहेगा और पहला आर्गुमेंट रहेगा तो वो इंडेक्स ही रहेगा। हाँ, अब आपको क्या है, हर चीज़ हर बार इंडेक्स भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने पहले क्या है, टेम्पररी फ्रूट ही लिया था, मैं अब इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। पहले इसको ही रन कर लेते, इतने प्रोग्राम को रन कर लेते। एक और चीज़ नोटिस करो, फ्रूट देखो, इंडेक्स देखो, फ्रूट जो है थोड़ा डार्क में है और ये थोड़ा फेड हो चुका है, क्योंकि इसका प्रोग्राम में अभी तक वेरिएबल तो ले लिया हमने, टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। इसके कारण वो क्या है, थोड़ा फेड हो चुका है। जब भी हम उसका कहीं उपयोग कर लेंगे वो डार्क हो जाएगा, देख लेना। सेव, यहाँ पे रन करते हैं, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि वैसे चल रहा है, ओके। यहाँ पे हमारा इंडेक्स, ओके, पहला जो देखो, पहली चीज़ ही आ रही है इसमें, अब इंडेक्स आ रहा है, प्रॉब्लम आ गया कोड में। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, console.log, सबसे पहले फ्रूट, तो एक काम कर सकते हैं, एक टेम्पलेट लिटरल लेते हैं, इंडेक्स, और इंडेक्स क्या रहेगा हमारा,
इंडेक्स डॉलर क्वेरी में हम लोग पास करते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इंडेक्स रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। देखो इंडेक्स जैसे उपयोग हुआ इंडेक्स का, इस बार इंडेक्स डार्क हो गया, ये फेड हो गया, फ्रूट का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, फ्रूट आएगा देखना। अब यहाँ पे मुझे फ्रूट देखना है, इंडेक्स 0 इक्वल टू, और डॉलर क्वेरी में मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे फ्रूट, ठीक है। अब रन करते हैं, अब देखना अब पूरा आएगा इंडेक्स BLO। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं। हमने इंडेक्स फ्रूट ऑफ ओके, एक चीज़ यहाँ पे हमने एक गलती कर दी और मैं भूल भी गया। यहाँ पे जब हम 2 आर्गुमेंट लेते हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स डॉट एंट्रीज, एक नई चीज़ आपको जोड़नी है। ये फ्रूट्स में फ्रूट्स डॉट एंट्रीज जोड़नी है, तब आपका काम करेगा, क्योंकि हम इंडेक्स भी चाहते हैं। तो फ्रूट्स डॉट ये एंट्रीज जो है इसे आप दबाइए। हाँ, ये देखो इस तरह से आपको लगाना है। ये मेथड है, ये इसके ऊपर ये देखो एरे इटरेशन नंबर स्ट्रिंग, देखो एंट्रीज और इसमें 2 आर्गुमेंट आते हैं। सबसे पहला नंबर, जिस नंबर पे आएगा दूसरा स्ट्रिंग। अब देखना, अब आपका रन करेगा ये कोड बिल्कुल सही। इसको सेव कर लेते हैं, फिर से आपके जावास्क्रिप्ट के इंजन में जाते हैं, चेक करते हैं। देखो पहले इंडेक्स पे इंडेक्स 0 स्ट्रक्चर था ना हमारा, इंडेक्स 0 पहला बनाना, इंडेक्स 1 लीची, इंडेक्स 2 ऑरेंज, इंडेक्स 3 स्ट्रॉबेरी। समझ में आ गया। इसमें फॉर ऑफ लूप में अगर आपको इंडेक्स भी लेना है तो आपको करना पड़ता है एक छोटा सा एरे पास टेम्पररी वेरिएबल के साथ, फिर आपको फ्रूट्स डॉट एंट्रीज ये भी चीज़ लेनी है। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ले ली। मैं ऑब्जेक्ट वर्क कर नहीं, ऑब्जेक्ट में तो कर लिया ना, ऑब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं थी। ऑब्जेक्ट में सिर्फ इंडेक्स या की पे ही चलता है वो। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से उसको एडजस्ट करके उसका वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, हर चीज़ का सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनता है, इसलिए हमें वो रूल फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि सामने वाले ने, जावास्क्रिप्ट वालों ने बोला है, इसमें हमारी नहीं चलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, अब हम चाहो तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। हाँ, एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। वन नहीं, थोड़ा इस बार कॉम्प्लेक्स लेंगे। वन मोर EXAMPLE एग्जाम्पल। हाँ, अब इस बार क्या करते हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ एरे ले लेते हैं बैंक की आपकी एंट्री का, पासबुक की एंट्री का। पासबुक में आप क्या करते हो, बैंक के अकाउंट में कभी पैसे डालते हो तो वो पॉजिटिव में आता है, ग्रीन लेटर्स में। कभी आप पैसे निकालते हो तो वो आता है निगेटिव में, तो वो माइनस में आएगा। तो एक एरे ले लेते हैं हम एंट्रीज नाम से। तो कॉन्स्ट एंट्रीज या फिर हाँ NT आ रहा है, बैंक ले लेते हैं, स्टेटमेंट ले लेते हैं, STATEMENT। हाँ, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले आपने 100 रुपीज़ डाली, फिर 20 रुपये निकाल लिए, फिर आपने 5000 रुपये डाल दिए, फिर आपने 3000 रुपये डाल दिए, फिर आपने 200 रुपये फिर से निकाल लिए, तो -200। फिर आपने फिर 100 रुपये निकाल लिए, 100, फिर आपने 300 रुपये डाल दिए, और फिर आपने और एक बार लास्ट टाइम 1000 रुपये विड्रॉल कर दिया। ठीक है, ये आपकी बैंक की एंट्री का एक तरह से मैंने स्टेटमेंट बना दिया, डाला निकाला, डाला निकाला। ठीक है, अब इसके ऊपर लूप रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग प्रिंट करते हैं कि जितनी आपकी एंट्रीज़ है, पॉजिटिव में कितनी है, निगेटिव में कितनी है, सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर, और जितना डिपॉजिटेड है, हम एक काम करते हैं, जितने बार हमने डिपॉजिट किया है वो अलग लिखते हैं, जितनी बार हमने विड्रॉल किया है वो अलग लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली सिंटैक्स आ गया आपका फॉर लूप का, मैं इसे हटा देता हूँ। एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक, जैसे जावास्क्रिप्ट ये जो है ना VS कोड एडिटर, ये बड़ा स्मार्ट है। अगर मैं इसको ये दबा दूँ, देखो फॉर ऑफ का दबा दूँ, जैसे मैं फॉर ऑफ का दबा दूँ, और इसमें किस चीज़ में जाना है, जिसमें ऐसा एक बॉक्स दिखता है आपको, और बॉक्स के नीचे 3-4 ऐसे डॉट दिखते हैं, उसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। देखो फॉर ऑफ दबाया, फॉर ऑफ का बन गया। देखो
एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो जिसमें से लॉग निकालना है वो। अब देखो, अब सबसे पहले एलिमेंट, हम लोग एक काम कर सकते हैं, एलिमेंट ही रखिए इसको, एलिमेंट ही रखते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इस बार, स्टेटमेंट, 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 ठीक है। और स्टेटमेंट है, और इस बार हमें इसमें से एलिमेंट ही नहीं निकालना है, इसका इंडेक्स भी निकालना है। तो या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले सिंपली लॉक कर लेते हैं। सिंपली हम लोग एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर दे देते हैं, इफ़, क्या देते हैं, इफ़, और इफ़ का सिंटैक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे इल्स भी बना लेंगे, ELS, इल्स। किस तरह से हम इफ इल्स बनाना चाहते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी सारी की सारी एंट्रीज जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो इफ पार्ट में आएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो इल्स में आ जाएगा। हाँ, तो इफ में सबसे पहले हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो भी आपका एंट्री है वो आपकी जो है एलिमेंट, इफ एलिमेंट, क्योंकि इटरेट करेगा, इज ग्रेटर दैन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो आपका क्या होगा, डिपॉजिट। तो कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में मैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग यू डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड कितने रुपए, और जब हर बार वो इटरेट करेगा इस लॉग, इस लूप, इस एरे पे, तो एलिमेंट की वैल्यू पहली बार 100 होगी, दूसरी बार में -20, -5000, 3000, इस तरह से हर बार आपकी एलिमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है, तो जब आप यहाँ पे यू डिपॉजिटेड, जो भी एलिमेंट की उस इटरेशन में वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यू डिपॉजिटेड एलिमेंट, ठीक है। अगर नहीं है, अगर वो 0 से बड़ी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू विड्रॉल, ठीक है, यू विथ ड्रू, ठीक है। और टोटल भी कर लो, हाँ, टोटल भी कर सकते हैं चाहो तो, लास्ट में लास्ट में कर लेंगे, पहले इतना देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए कोई भी चीज़ में। देखो आया आपका, जितना भी पॉजिटिव था, यू डिपॉजिटेड 100, यू विड्रू -20, यू डिपॉजिटेड 5000, 3000, फिर यू विड्रू -200, यू विड्रू 100, यू डिपॉजिटेड 300, एंड इन लास्ट यू विड्रू 100। समझ में आ गया। अब मुझे इंडेक्स के साथ चाहिए, अगर इंडेक्स के साथ चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट जो है इसे मुझे डालना पड़ेगा एरे में। सबसे पहला आर्गुमेंट आएगा आपका इंडेक्स, दूसरा आर्गुमेंट आएगा एलिमेंट, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्टेटमेंट डॉट एंट्रीज, और मेथड है ये क्या है, मेथड। हाँ, तो इसको इन्वोक करना पड़ेगा। अब यू डिपॉजिटेड एलिमेंट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यू डिपॉजिटेड ग्रुप, सबसे पहले यू डिपॉजिटेड ऑन एंट्री नंबर, और डॉलर क्वेरी में मैं इंडेक्स डाल सकता हूँ, INDEX, इंडेक्स। अब देखो, हाँ, तो इस नीचे वाले में भी देते हैं ये, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V। किस तरह से, ये ना, हाँ ये देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें अलग स्टेटमेंट है, इसमें अलग स्टेटमेंट है, इतना ज़्यादा मॉड्यूलराइजेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। हाँ, कर सकते हैं, उसमें टर्नरी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी लिखना पड़ेगा, सेंटेंस तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, अब देखो, यू विड्रू -20 ऑन एंट्री नंबर 1, यू डिपॉजिटेड 5000 ऑन एंट्री नंबर 2, यू डिपॉजिटेड 3000 ऑन एंट्री नंबर 3, विड्रू -200 ऑन एंट्री नंबर 4। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, मेरा 100 जो है, जैसे ये, अब जब मैंने विड्रू बोल दिया है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हटा सकता हूँ ना मैं, तो मुझे चाहिए एब्सोल्यूट नंबर, क्योंकि 3000 डिपॉजिट कर दिया तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट अगर मुझे नंबर चाहिए तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा
ये जो इंडेक्स है ना आपका, यहाँ पे मुझे इसके सामने लगाना पड़ेगा एलिमेंट्स के आगे मैथ, ठीक है। हमने एक लाइब्रेरी देखी थी मैथ डॉट रैंडम वाली, हाँ, तो मैथ डॉट, इसमें आता है एक ABS, ABS दिख रहा है, ABS का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, माइनस है तो भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मैथ डॉट ABS। और मुझे ये देना पड़ेगा इसमें काय में, ये मुझे ब्रैकेट में देना पड़ेगा जो भी है, क्योंकि जिसको मुझे करना है, अब ये क्या है, यू डिपॉजिट विड्रू में ही देना पड़ेगा, ऊपर वाले में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। अब देखना जो हमारा ये -100 था, देखो यू विड्रू -200 था, अब इस बार एब्सोल्यूट 200, यू विड्रू 100, यू डिपॉजिटेड 300, प्रोग्राम बन गया, ठीक है, सिंपल है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि हमें फॉर ईच, ये तो वो हो गया जो हमने अब तक देखा, हमें देखनी है फॉर ईच। फॉर ईच क्या होती है? फॉर ईच बिल्कुल इसी की तरह काम करती है, आपके इटरेबल्स मतलब एरे, ऑब्जेक्ट, इनके ऊपर इटरेट कर सकती है, लेकिन फॉर ईच एक्सेप्ट करती है एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? तो हमने अब तक देखा कि आपके जो जस्ट मिनट, हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं फॉर ईच। हमने अब तक क्या देखा था कि आपका जो फंक्शन देखा था हमने, फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है, एक बड़े से वेरिएबल में, एक वेरिएबल में हम लोग पीस ऑफ कोड स्टोर करके रखते हैं। वो पीस ऑफ कोड जब भी हम उस फंक्शन को इन्वोक करते हैं, फंक्शन को इन्वोक कैसे करते हैं? जैसे अपना फंक्शन था, फंक्शन एडिशन, ठीक है, एक एडिशन फंक्शन था जो आपका A और B दो चीज़ें ले रहा था, और इसके अंदर क्या था? A प्लस B रिटर्न कर रहा था, रिटर्न। जब ये आपका रिटर्न कर रहा था, ये कब काम कर, फिर से लिखो इसको, ठीक है। देखो नॉर्मल सिनेरियो में हमारा फंक्शन किस तरह से काम करता था, पहले ये समझ लेते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो, ओके, देखो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या था, एक फंक्शन हुआ करता था। फंक्शन किस तरह से बनाते थे हम लोग? फंक्शन FUNCTION, फंक्शन एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। फंक्शन का नाम लिख लेते हैं ऐड, ठीक है, मतलब एडिशन। फिर हम लोग क्या करते थे, उसमें कुछ पैरामीटर देते थे, क्योंकि जूसर की एग्जांपल देखी थी। जूसर क्या है? मशीन है, उसमें कुछ डालते हैं, इनपुट आउटपुट निकलता है। ऐड में क्या देंगे हम लोग? 2 डिजिट दे देंगे, A और B, ये कोई भी 2 डिजिट डाल दो, उसकी एडिशन हमको मिलेगी। फिर हमने ये जो ब्लॉक ऑफ कोड था उसमें कुछ ऑपरेशन किया था, उसमें हम लिखते थे रिटर्न, क्योंकि कुछ बाहर भी तो देना पड़ेगा। जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे बाहर नहीं आएगा फंक्शन से, क्योंकि वो क्लोज्ड कंटेनर है। रिटर्न हम क्या करेंगे? A प्लस B, मतलब आपका इनपुट से जो भी आपका A B आया है उसको प्लस कर दो, उसे बाहर भेज दो, और इसे कर देते हैं क्लोज। अब इसको रन करने के लिए कैसे रन करते थे हम लोग इसको किसी कंटेंट इसमें लिख लेते थे, लेट फंक्शन रन करके एक वेरिएबल ले लेते थे, फंक्शन रन, और उसमें हम लोग क्या करते थे? फंक्शन को इन्वोक करते थे। फंक्शन को इन्वोक करना, कॉल करना या फिर रन करना, कैसे रन करते थे? ऐड जो था उसका, उसे लिखते थे ऐड, और उसके सामने देते थे ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, और उसमें पास करते थे आर्गुमेंट्स। ये क्या थे आपके? इसे कहते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर थे। जब ये एक्चुअल में देने की बारी आती है तो उसे क्या कहा जाता था? आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स हमने दे दिए 2 और 3। हमें जब कंसोल लॉग मैं करता था फंक्शन रन, तो मुझे आर्गुमेंट्स में आंसर में मिलता था क्या? 5। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, इसे कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना। फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसे रन करने के लिए हमें उसे बुलाना पड़ता था। रिटर्न तो फंक्शन का पार्ट था, लेकिन उसे बुलाना पड़ता था। इसे कहते हैं इन्वोक करना।
पैरेंथेसिस के साथ करना पड़ता था। हाँ। जब तक हम उसे बुलाए ना वो आता नहीं था, काम नहीं करता था। अब ये क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये जब तक बुलाओ ना तब तक काम नहीं करेगा। हमारे पास जो नया फंक्शन हम इस बार देख रहे हैं वो है कॉल बैक फंक्शन। हाँ, अब हम देखना चाहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो बिना बुलाए ही आ जाता है, अपने आप आ जाएगा, अपने आप खुद को रन करने लगेगा। जावास्क्रिप्ट का इंजन ही उसे खुद ब खुद रन करने लगेगा। आप डिफाइन कर दो फंक्शन को, वो फंक्शन अपने आप रन होगा। एक तरह से आपने ऑटोमेटिक टाइम बॉम्ब लगाने जैसा है वो। कैसे, आप देखो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप, ठीक है, आपकी है ये फॉर ऑफ लूप, फॉर ईच लूप कर रहे हैं ना बात हम लोग। हाँ, फॉर ईच लूप में क्या होता है, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स देखो किस तरह से है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हाँ, यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया स्टूडेंट्स, इसमें एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड कुछ नाम है। ये क्या करता है, एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन के अंदर कोई भी कोड डाल सकते थे हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हमने एक कैलकुलेटर भी बनाया था। यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाओगे आप, उस फंक्शन में आप कुछ भी करो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करोगे वो हर एलिमेंट पे, हर आपके जो एरे है उसके हर एलिमेंट पे वो फंक्शन रन करेगा। इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाके वो कोड आपका रन करेगा। कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है, जिस पे भी आपको चलाना है उसका नाम लीजिए, उस पे लिखिए फॉर ईच, ठीक है, और फॉर ईच लिखने के बाद यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, जैसे जिस पे चलाना है उसका नाम लिखते, जैसे मुझे चलाना है एक एरे पे, एरे पे चलाऊंगा ना, डॉट मुझे लिखना है उसके बाद फॉर ईच और ई कैपिटल, हाँ, फॉर ईच। यहाँ पे मुझे पास करना है एक फंक्शन, यहाँ पे रहेगा फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, और ये फंक्शन जो है आपके हर चीज़ पे रन करता रहेगा, जो भी आपके इंडेक्स रहेंगे उस पे रन करेगा। इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो जनरली हम लोग इसमें इस तरह से इसको एरो फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एक एरो फंक्शन भी देखा था, फंक्शन एरो फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन एक्सप्रेशन भी हो सकता है वहाँ पे। तो फंक्शन एक्सप्रेशन, नो फंक्शन डिक्लेरेशन, नो फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, फंक्शन एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे आप, हाँ देखो, और बेटर होगा कि आप उसमें कॉल बैक फंक्शन पास करें, और जनरली कॉल बैक फंक्शन ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टूडेंट डॉट फॉर ईच, और ये पैरेंथेसिस देखो यहाँ पे चालू हुआ है और ये पैरेंथेसिस यहाँ पे बंद हुआ है। उसके बाद में लिया है फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन लेना है, नाम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप बुला लेगा, तो नाम क्यों दोगे, ये फंक्शन अपने आप बुला लेगा फंक्शन। उसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए, स्टूडेंट और इंडेक्स। इसका ऑर्डर देखो रिवर्स है, पहले हमने इंडेक्स पास किया था लास्ट टाइम, देखो इसमें, हाँ, और इसमें पहले स्टूडेंट पास करोगे या फिर पहले एलिमेंट पास करोगे, बाद में आपका इंडेक्स आएगा। और इसमें तीसरा भी होता है, उसका नाम होता है एरे, उसे भी देखेंगे, पहले दो को देख लो, पहले स्टूडेंट बाद में इंडेक्स। फिर आपका console.log में मैंने किया स्टूडेंट $of_index+1 और फिर स्टूडेंट, तो आपका इस तरह से ये रन कर जाएगा। हम लोग इसे रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉर ईच, ठीक है, एक कोड ले लिया मैंने। अब देखो इसमें क्या है, देखो फंक्शन चालू कहाँ से हो रहा है, ये पीली लाइन देखो, इसका ये यहाँ चालू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, और फंक्शन उसके अंदर। अब इसे रन करते हैं, कंट्रोल से रन, देखो हर स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट 1 एलिस, स्टूडेंट 2 बॉब, चार्ली, डेविड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले ले, ठीक है, एक एग्जांपल इस बार हम खुद टाइप करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, ओरिजिनल नंबर का ले ले, या हाँ ठीक है,
एक एरे लेते हैं, उस एरे के सारे जो नंबर है उसे 5 से 6 से जिससे चाहे उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस बार। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और एग्जांपल, 1 मोर EX एग्जांपल ऑफ फॉर ईच। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट नंबर्स करके मैं एक एरे ले लेता हूँ, नंबर, और इसमें हम डाल देते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें चलाना है, ये जो आपका नंबर है इसके हर एलिमेंट के ऊपर हमें चलाना है। तो क्या करते हैं, इसके सबसे पहले एक सिंटैक्स ले लेते हैं फॉर ईच का। फॉर ईच, देखो यहाँ पे फॉर ईच का सिंटैक्स मिल नहीं रहा है क्या? हाँ, ये है। ठीक है, फॉर ईच का सिंटैक्स मिल गया, ये ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है आपका टेम्पररी वेरिएबल, इस तरह से फंक्शन जो भी आएगा वो इसमें आएगा, एरो फंक्शन का उपयोग करें। अब फॉर ईच में हम लोग किस पे चला रहे हैं, ये एरे पे चला रहे हैं, तो एरे की जगह क्या आएगा, नंबर। ठीक है, नंबर आ गया। अब और एक काम करते हैं, ये क्या है एक्चुअली आपका ओरिजिनल में रिटर्न करेगा, तो हम लोग एक नया एरे ले लेते हैं, उसमें पुश कर देते हैं। ठीक है, न्यू एरे किस तरह से, या फिर चेक करते हैं, चलो इसी में चेक करते हैं पहले। फॉर ईच, हाँ, अब सबसे पहले क्या आएगा आपका एलिमेंट टेम्पररी। इसमें जो आपका ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है ना, ये एलिमेंट आपका टेम्पररी है। हर बार पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी। मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कि एलिमेंट जो भी आपका, इसकी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5 रिटर्न कर दे, और इसके सामने रिटर्न लिख देता हूँ। ठीक है, रिटर्न लिखने की असत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन में हमने देखा था कि इसे भी हटा सकते हैं, रिटर्न को भी हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हटाना पड़ेगा। ओके, अब मेरा एक एलिमेंट आया, इसमें मैंने एलिमेंट के साथ क्या किया, जो भी मेरा एलिमेंट आया उसे रिटर्न करूँगा मैं, रिटर्न, और रिटर्न में मैं लिख सकता हूँ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय जो भी एलिमेंट है उसको मैं कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे लॉग करना पड़ेगा, console.log नंबर देखते हैं, नंबर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। वन टू थ्री, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ओरिजिनल एरे को आपके म्यूटेट नहीं करता, मुझे किसी नए एरे में डालना पड़ेगा। तो मुझे नए एरे में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें जैसे मैं कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, और इसमें ले लेता हूँ मल्टीप्लाइड एरे। ठीक है, और इसे एम्प्टी डिक्लेयर कर देता हूँ, उसमें वैल्यू भर सकता हूँ धीरे धीरे, जैसे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें पुश कर दिया जाएगा। अब यहाँ मैं कर सकता हूँ रिटर्न की जगह मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड नंबर मल्टीप्लाइड एरे डॉट पुश। इसमें पुश करूँगा, क्या पुश करूँगा, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5, जो भी आपका एलिमेंट आएगा, ये जो आएगा इसे मैं पुश कर देता हूँ। देखो मल्टीप्लाइड एरे में पुश हो जाएगा। अब हम ओरिजिनल एरे को करते हैं और console.log मल्टीप्लाइड एरे को देख लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखो, चेक करो, पहला आपका ओरिजिनल एरे 1 2 3 4 5 6 7 आपका मल्टीप्लाइड एरे, पहला एलिमेंट आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा मल्टीप्लाइड आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने पुश दबाया वो इसके अंदर चला गया, फिर तीसरा एलिमेंट आया 3, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया, फिर पुश का ऑपरेशन देखा, उसने इसमें डाल दिया, और फिर जब हमने हर ऑपरेशन हो गया हर एलिमेंट पे, लास्ट में जब मल्टीप्लाइड किया तो हमें मल्टीप्लाइड एरे मिल गया। देखो मल्टीप्लाइड एरे आपका 5 10 15 20 25 7 30 और 35। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे और एक चीज़,
कि हमने इसके पहले समझा था कि आप कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किए गए चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन एरे को बदल सकते हैं। देखो एरे है, कॉन्स्ट मल्टीप्लाइड एरे, और यहाँ पे एम्प्टी डिक्लेयर किया है, फिर भी मैं उसमें वैल्यू भरे जा रहा हूँ और भर भी दिए, देखो है ना। ये किस तरह से हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि एरे रेफरेंस टाइप है, एरे म्यूटेट हो सकता है। ये कहाँ काम करता है, ये देखो, ये मल्टीप्लाइड एरे यहाँ काम कर सकता है इस तरह से, लेकिन अगर इसी मल्टीप्लाइड एरे को मैं इस तरह से सेट कर दूँ, जैसे कॉन्स्ट मल्टीप्लाइड एरे इज इक्वल टू, फिर से मैं अगर इसे जैसे एक और एरे ले लेते, कॉन्स्ट एग्जाम्पल कॉन्स्ट R1 नाम से एक एरे ले लेते, इसमें मैं अगर डाल देता हूँ R1 इक्वल टू 1,2,3, ठीक है, ये आपका एरे है। इसमें मैं नया एलिमेंट भर सकता हूँ, लेकिन इसको नया एम्प्टी एरे नहीं बना सकता मैं। R1 इक्वल्स टू ये नहीं कर सकता मैं, ये जो है ना एम्प्टी एरे बना दिया R1 को ही, ये नहीं हो सकता, ये एरर देगा। देखना है, देख लो। ओके, एक्चुअली कंसोल console.com तो हाँ, था उसका, ओके, वो आएगा। आएगा console.log और R1, ओके, चेक करते हैं। एक एरर क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, लाइन नंबर 677, लाइन नंबर 677 पे एरर दे रहा है। कांस्टेंट को आप असाइन नहीं कर सकते। हाँ, मैं इसमें नई वैल्यू भर सकता हूँ, डॉट पुश ऑपरेशन चला सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, नया एरे नहीं दे सकते। सचिन तेंदुलकर के एरे को आप रिकी पॉन्टिंग का एरे नहीं बना सकते, उसमें एक एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नाम की जगह आप नाम सचिन को रिकी बना दो, तेंदुलकर को पॉन्टिंग बना दो, वो चलेगा। डायरेक्टली आप शिफ्ट कर दो, नहीं, वो नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसी पे करके बताता हूँ एक बार। जैसे मैं R1 डॉट पुश करता हूँ और उसमें मैं पुश कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। कहाँ तक है हमारा एरे, 3 तक है ना, तो मैं 4 कर देता हूँ। देखो लास्ट में 4 आएगा, और फिर से मैं R1 को अगर चलाता हूँ, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा मुझे। देखो आपका आ गया होगा, देखो 1 2 3 4 तक आ गया। यस, हाँ, जोड़ सकते हो, उसमें म्यूटेशन कर सकते हो, उसमें बदल कर सकते हो। पूरा चेंज करना है, नहीं, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। मैं इसमें आपको इंडेक्स किस तरह से देखना है, ये जो है आपका फॉर ईच में अगर इंडेक्स देखना है तो किस तरह से देखना है, मैंने बताया क्या? एक बार फिर से इंडेक्स देख, इंडेक्स और वो, हाँ, ये ऊपर है ना, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है, इंडेक्स है, और ऊपर डॉट एंट्री। हाँ, बस इसमें क्या है, ऑर्डर रिवर्स है। जैसे इसमें देखा हमने, पहले इंडेक्स था, बाद में एलिमेंट था। इसमें क्या है, पहले स्टूडेंट है, बाद में इंडेक्स है, मतलब ईच ऑफ में पहले एलिमेंट है, फिर इंडेक्स। रिवर्स है। इसमें एक तीसरा एक आर्गुमेंट भी आता है, कौन सा? वो होता है एरे, एर करके आता है, तो उसे भी हम लोग चाहे तो आप कर दूँ, या ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ले ही लेते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, जैसे तीसरा आर्गुमेंट चैप्टर नहीं है ईच ऑफ, है, जी आप समझा रहे हैं, ईच ये लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट है, तभी नहीं है इसमें, हम देख कर रहे हैं। चलिए गाइस, नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक काम करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, जैसे एर कॉन्स्ट, ठीक है, विथ इंडेक्स विथ 3 आर्गुमेंट्स, 3 आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, और एरे ले लेता हूँ प्राइस, ठीक है। कुछ प्राइजेस है मेरे पास, अब प्राइजेस है तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, एरे ले लेते हैं 10, 20, 20, 30, 40, ठीक है। अब मैं एक फॉर ईच एरे ले लेता हूँ, फॉर ईच में मैं एक काम कर सकता हूँ, एरे की जगह प्राइस पे चलेगा, ये प्राइस पे चलेगा, प्राइजेस कर देते हैं, एक्चुअली बहुत सारी प्राइजेस है ना उसमें, प्राइजेस। अब इसमें मैं एलिमेंट्स की जगह एक काम कर सकता हूँ, 2 चीज़ें ले सकता हूँ, 3 चीज़ें एक्चुअली, यहाँ पे 3 चीज़ें लूँगा मैं इस बार।
और 3 चीज़ें लेने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले प्राइस, ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट होगा मेरा इंडेक्स, और तीसरा जो आर्गुमेंट होगा मेरा वो होता है एरे इटसेल्फ, ठीक है। ये जो एरे है ना पूरा का पूरा, ये इस आर्गुमेंट में पूरा का पूरा एरे ही आ जाता है। अगर इसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम ऑपरेशन करना हो तो हम डायरेक्टली इस एरे को रेफरेंस करके ले सकते हैं, उसी को हम देख रहे हैं। तीसरा एरे, तीसरा आर्गुमेंट देख लिया हमने। हाँ, अब क्या है, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स ARR एरे, क्योंकि हमारा एरे इसमें आ चुका है तो हम लोग एरे ऑफ उसका इंडेक्स लेते हैं हर किसी का। तो इसमें इंडेक्स, और मैं इंडेक्स का में स्टोर है हमारा, इंडेक्स में देखो एरे में एरे स्टोर है, इंडेक्स में इंडेक्स स्टोर है, तो एरे का इंडेक्स आएगा वहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। और उसके साथ मैं क्या असाइन कर देता हूँ, उसमें असाइन कर देता हूँ इक्वल्स टू, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें अपना एक डॉलर क्वेरी पास कर देते हैं, और डॉलर क्वेरी में मैं आपके जो भी वैल्यू है उसको डॉलर से नोट कर देता हूँ। जैसे 10 है तो मैं 10 का $10 बना देता हूँ, 20 का $20 बना देता हूँ, 30 का $30 बना देता हूँ, तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो डॉलर जो है ये डॉलर में है, हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो डॉलर क्वेरी, और यहाँ पे डॉलर क्वेरी में हमने देना है प्राइस, जो इंडिविजुअल प्राइस आएगी, किस में आ रही है आपकी, प्राइस में आ रही है। इंडेक्स में इंडेक्स आ रहा है, एरे में पूरा एरे आ रहा है, और प्राइस में आपकी प्राइस आ रही है, एक एक एलिमेंट, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 85 से, 87 चल रहा है, एनीवे 85, ठीक है। 85 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, इसी को हम लोग उस इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाएगा। जैसे 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट, दूसरा जो इंडेक्स आएगा 1 पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, आराम से आ जाएगा। किस तरह से हम लोग एक काम कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं इसे। तो इसे लॉक करने के लिए console.log और हम लोग कर सकते हैं प्राइजेस, चेक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। क्या है आपका 850, किससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहला एलिमेंट 10 से मल्टीप्लाई किया, 85 को 850, 85 मल्टीप्लाइड बाय 2 170 आएगा। देखो 1700, समझ में आ गया आपको। हाँ, तो इसमें क्या होता है, तीनों एलिमेंट लिए हमने, हमें तीनों एलिमेंट का उपयोग किया है, इंडेक्स का भी किया, तीनों पैरामीटर। तो 3 पैरामीटर लेता है ये। यूजुअली हमें काम पड़ता है दोनों का, पहला और दूसरे का, तीसरे का बहुत रेयरली अगर पड़ता है तो इस तरह से काम किया जाता है। और क्या है, प्रोग्रामिंग में आप सब कुछ एक साथ ध्यान नहीं रख सकते, आपको बेसिक ध्यान रखना है। और जैसे आपको काम पड़ता है, आप प्रैक्टिस के साथ नहीं, अगर आपको कुछ नई चीज़ भी लगती है तो आप क्या करते हो, सीधा वेबसाइट पे जाते हो, उसके MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क ने इसके बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, उसमें जाओ, आप उसकी मेथड सर्च मार लो फॉर ईच, उसमें जितने आर्गूमेंट रहेंगे सबके सब आपको दिखा देगा, ठीक है। या फिर इवन VS कोड में आप यहाँ पे हॉवर करोगे ना, जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके आया, देखो ये मेथड के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन को। इसको डिटेल में जानने के लिए इसके अंदर जा सकते हैं एक्चुअली। हाँ, इस मेथड का इतना ही है, कुछ मेथड का ज़्यादा होता है तो इसमें भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, उस मेथड कैसे काम करती है, कौन सा आर्गूमेंट कहाँ पे लेती है। ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे सारे के सारे जितने जो लूप थे वो सारे के सारे एग्जॉस्ट कर दिए, लूप हमारे ख़त्म हो गए। हाँ, लूप ख़त्म हो गए हमारे। अब हमारे पास जो बचा है वो है कि हम, हाँ, कंट्रोल स्टेटमेंट बचे हैं हमारे पास। कोई एक अगर एग्जांपल लेना हो तो ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो लेना है इसका, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट देख ले, अभी ख़त्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, तो हमारे पास कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जावास्क्रिप्ट में हमारे पास, इवन नॉट इन जावास्क्रिप्ट,
इवन बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में भी है, जावा में भी है, सब में है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि आपकी लूप चल रही है। अब एक बार लूप चल पड़ी तो उसके ऊपर आपके कोई कंट्रोल है क्या? आप बीच में उसे रोक सकते हो? नहीं ना, वो जो एक बार चालू हो गई वो चलती रहेगी। 1 से लेके 100 तक मैंने प्रिंट करने के लिए बोला था, तो पूरा का पूरा ही कर दिया। मेरा ऐसा कोई ये नहीं चल रहा था कि मैं बीच में रोक दूँ। ये दो, इसका नाम क्या है? लूप कंट्रोल। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? लूप पे कंट्रोल कर रहा हूँ, एक तरह से उसके ऊपर कुछ कंट्रोल लगा रहा हूँ। क्या है? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट है सबसे पहला। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि आपकी लूप को बीच में ही तोड़ देगा। अगर कोई कंडीशन मैं ऐसी लगा देता हूँ कि कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाए, तो मैं कहूँगा कि उसे ब्रेक कर दो लूप को, तो वो ब्रेक कर देगा। जैसे अगर मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अगर मैं चाहूँ, करना क्या है आपको? वही जो लूप आप चला रहे थे, फॉर लेट i इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, कंडीशन सेट कर दी और i 10 तक जाना है और प्लस प्लस कर दिया, बढ़ा दिया। मेरी कंडीशन ये है कि अगर जैसे ही i की वैल्यू 5 हो, लूप को बंद कर दो। ठीक है, मैंने डाल दिया i इज इक्वल टू 5, ब्रेक लिखना कहाँ है? ब्रेक, इस तरह से ब्रेक लिखना है। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही एक लीफ के स्टेटमेंट में डाला है हमने, वो ब्रेक हो जाएगी और आपका console.log i जो है वो वहीं तक प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी लूप बंद। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम लोग, इसी को कॉपी करें, पूरा टाइप करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और नीचे आते हैं, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक में सबसे पहले एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप में सबसे पहले एक सिंटैक्स, सिंटैक्स इस तरह से, और फॉर में सबसे पहले आएगा आपका इनिशियलाइजेशन। तो लेट i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर i इज इक्वल टू कहाँ तक चलाते हैं इस लूप को? i इज इक्वल लेस देन 10, जब तक 10 तक वैल्यू है, 9 तक वैल्यू, या फिर इवन इक्वल टू 10 या 10 से कम वैल्यू हो तो ही लूप आपकी चलेगी। ये मेरी कंडीशन है। यहाँ पे नहीं लगना था ना, ये यहाँ पे लगना था, हाँ, वहाँ तक चलेगी। और फिर मुझे देना है इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, तो बढ़ाना भी है, तो मैं दबाऊँगा i++। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे console.log कर देता हूँ i। अब सिंपली आपकी ये लूप चल पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ओके, ये कहाँ पे? 695 हाँ, यहाँ पे, हाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या है, कॉमा दे दिया, कॉमा नहीं, कोलन चाहिए यहाँ पे, सेमी कोलन। ठीक है, यहाँ पे आए, चेक किया, फिर से लगाया, 10 तक आपका प्रिंट हो गया। लूप में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैंने दे दी, पूरा का पूरा आ गया। मैं चाहता हूँ कि 5 या 6 पे ये बंद हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? ब्रेक स्टेटमेंट डालूंगा। और ब्रेक स्टेटमेंट डालने के लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसके प्रिंट होने से पहले मुझे देना पड़ेगा इफ़, और इफ़ का मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, बन गया। इफ़ i की वैल्यू इज़ इक्वल टू, इफ़ i की वैल्यू इज़ इक्वल टू 6, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें करना है ब्रेक। ठीक है, देखो आया, ये हो गया ब्रेक। अब देखो, जो 10 तक चल पड़ा था, अब देखना 5 तक ही चला, ब्रेक कर दी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, दूसरा है हमारे पास एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये 10 तक जो प्रिंट हो रहा था उसमें 5 को प्रिंट ही ना किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर डिजिट को प्रिंट ही ना किया जाए, ऐसे किसी को स्किप किया जाए, उसे कंटिन्यू किया जाए, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो क्या करूँगा मैं? वहाँ लगाऊंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू लगाता हूँ, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, देखो किस तरह से है कंटिन्यू। हाँ देखो, सेम ही है, बस आपको करना क्या है? ब्रेक की जगह कंटिन्यू करना है, उस स्टेटमेंट पे वो कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं,
या फिर इसी में ब्रेक कर देते, ठीक है। इसमें करता हूँ कंटिन्यू, क्या लिखना है, कंटिन्यू। अब 6 को कंटिन्यू किया, अब आई की वैल्यू अगर 6 है तो उसे कंटिन्यू कर देना, मतलब 6 को प्रिंट मत करना, आगे की चीज़ करना, ठीक है। यहाँ पे गए हम लोग, अब देखना 0 1 2 3 4 5 7, इसमें अगर 6 के साथ साथ अगर हम 7 8 भी लिख दे तो वो भी स्किप हो जाएगा आराम से। देखते हैं। एक से साथ एक्चुअली भाई तू एक साथ क्यों बोला आपने जैसे 6 हाँ, इफ़ i इज इक्वल टू 6, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा और हाँ, और लिखना होगा, क्या लिखना होगा, और i इज इक्वल टू कितना स्किप करना है आपको, 7 और 8। 7, और आपको एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, और i इज इक्वल टू 8। अब चेक करो, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 और 10 है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है जैसे कि चलो मान लो कि अभी ये छोटा सा कोड था अपने पास, अगर जैसे लंबा कोड हो, जैसे 1000 तक गिनती हो, जैसे कई अक्षर है, जैसे कि 100 से लेकर हमें 500 तक स्किप करने, तो सब में और लगेगी करके, सब में और नहीं, सब में ना, फिर उसमें क्या है, आपने जो ये और यहाँ पे लगा है ना, इसमें आप एक नया लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इसके अंदर ही भर दोगे, उसके अंदर एक फंक्शन डाल दो कि ये फंक्शन रन करेगा, तो वहाँ से लेके वहाँ तक डिजिट, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझ रहे हो कोड। ये जो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं ना वीव, ये एक दूसरे के अंदर भरी जा सकती है। हम लोग क्या अलग अलग टूल देख रहे हैं कि जैसे ट्रैक्टर खोलना सीख रहे हैं तो अलग अलग रेंच देख रहे हैं, अलग अलग पाने देख रहे हैं कि इससे ये खुलता है, लेकिन वो एक साथ भी काम किए जा सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ के भी किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक नट एक्सेसिबल नहीं होता, अंदर होता है, तो उसमें एक पाना डाला जाता है, उसके अंदर दूसरा पाना डाल के दूर से खोला जाता है, देखा होगा आपने। तो बस वही करना है हमें, टूल देखना है, टूल बॉक्स देख रहे हैं। कंटिन्यू समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल ले ले इसका, एक प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास बैंक है, बैंक में हमारे कुछ पैसे हैं, बैंक में हमारे पैसे हैं, और मैं बैंक में पैसे निकालने गया, और मेरे पैसे तब तक ही निकलेंगे जब तक मेरा अमाउंट जितना मैं मांग रहा हूँ मेरे बैंक अकाउंट में है। अगर तो वो बैंक में उतना अकाउंट है, अकाउंट में मेरे समझो 5000 है और मैं 4000 मांग रहा हूँ तो मुझे दे देगा, लेकिन मैं अगर 6000 मांगूँ तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, नहीं बंद कर दो तुम्हारी लूप। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 रुपया 50 रुपया निकाल दो तो निकाल देगा, फिर कंटिन्यू करेगा। या फिर मैं कुछ जैसे कंटिन्यू वाला भी लॉजिक लगा सकता हूँ कि जैसे कंटिन्यू की लॉजिक में क्या हो सकता है कि एटीएम में आपने देखा होगा 100 से कम नोट नहीं निकलती, तो एटीएम का एक कोड डिज़ाइन करते हैं अभी। बेसिकली आप एटीएम में गए, आपने बैलेंस चेक किया, आपके बैलेंस में 1000 रुपये 5000 रुपये भरे हैं, फिर आपने दबाया कि मुझे 100 रुपया निकालना है या फिर 50 रुपया निकालना है। अब एटीएम की मशीन आपकी 100 रुपये से ऊपर, उसके ही ऊपर देती है, उसके नीचे देती नहीं। तो जैसे ही मैं 50 दबाऊंगा कंडीशन चेक करेगा, क्या इट इज़ लेस दैन 100, तो वो बोलेगा कंटिन्यू, मतलब वो स्किप कर देगा, आपको देगा नहीं, 50 रुपया देगा नहीं, तो मतलब क्या है, स्किप कर दिया ना। जैसे हमारे ये स्किप हो गए थे, ये जो है ना 8 9 10, तो 50 स्किप हो गया आपका, आगे का बोलेगा। अगर आपने बोला 3000 तो आपको कंटिन्यू करेगा, फिर आपने बोला 1000 कंटिन्यू करेगा, अब आपके निकल चुके हैं 4000, फिर आपने बोल दिया 2000, तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट। वरना आप पैसे निकालते रहो, जब तक आपके अकाउंट में पैसे है तब तक निकालते रहो, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को लिखते हैं एटीएम मशीन के, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल ऑफ एटीएम मशीन, ठीक है। तो हमारा क्या है, 100 रुपये से नीचे की नोट देती नहीं है, तो 100 रुपये के नीचे आप निकाल नहीं सकते, उसे करना है कंटिन्यू। आपका ब्रेक कब लगेगा, जब आपका अमाउंट ना, आपका अमाउंट अगर आपके बैलेंस में उतना हो तो ही निकलेगा ना। अगर ज़्यादा मांग लिया आपने तो आपको क्या बोलेगा, वो ब्रेक, ठीक है, सिंपल। और जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है कि आप 100 के ऊपर पैसे भी मांग रहे हो और आपके अकाउंट में पैसा भी है, तो आपको क्या करेगा, देता रहेगा, वो लूप चलती रहेगी आपकी, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, ओके। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बैलेंस ले लेते हैं, एक बैलेंस डाल देते हैं, कॉन्स्ट
कॉन्स्ट बैलेंस, और बैलेंस में हम डाल देते हैं 5000 डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि विड्रॉल या फिर आप एक एरे बना लो कि जिसमें आप पहले ही एक मिमिक कर रहे हो, क्योंकि हमारा इतना एडवांस लेवल का प्रोग्राम नहीं है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, फिर आगे चल के उसमें एडवांस लेवल करेंगे, लेकिन हम फिलहाल एक एरे बना लेते हैं और उस एरे में हम लोग एंट्रीज डाल देते हैं कि आपने कितने कितने रुपए की एंट्री डाली है। जैसे आपने यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट और विड्रॉल ले लेते हैं, CONST कॉन्स्ट विड्रॉल VITDRAWL, ठीक है। विड्रॉल ले लिया आपने विड्रॉल कितने का लिया, सबसे पहले आपने निकाला 500 रुपया, फिर आपने निकाला मान के चलो, जमा नहीं, इसमें निकाल ही रहे हो ना, ATM में से आप निकालोगे ना, जमा थोड़ी करोगे, हाँ 200, फिर आपने निकाला 50 निकालने की कोशिश की, फिर आपने 1000 निकालने की कोशिश की, फिर आपने 3000 निकालने की कोशिश की, अब 500 4000 हो गया। और एक काम करते हैं, फिर से एक बार 70 रुपये निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर आप 5000 निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आपके अकाउंट में तो बचा ही नहीं है उतना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा अकाउंट, जैसे ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फॉर इन या फॉर ऑफ लूप लगा लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं फॉर ऑफ लूप लगा लेते हैं, और कॉन्स्ट यहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा बैलेंस, और ना बैलेंस नहीं है हमारा, विड्रॉल है, हाँ विड्रॉल है ना, विड्रॉल में से ही निकाल रहे हो ना, विड्रॉल के ऊपर ही इटरेट करोगे ना, हाँ बैलेंस तो एक ही है कांस्टेंट हमारा, हाँ। अब विड्रॉल के ऊपर हम विड्रॉल्स होगा एक्चुअली, अनेक विड्रॉल है ना, तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लेते हैं सबसे पहले फॉर लूप ले लेते हैं, इसके अंदर इफ़ कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ क्या है, अगर आपका जो अमाउंट है, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये इटरेट करेगा, पहले 500 फिर 200 50 1000 3000 हर चीज़ पे, तो इसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। तो हम लोग चेक करते हैं इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 100 रुपीज़, क्योंकि ATM मशीन में 100 से नीचे की नोट निकलती नहीं, ठीक है। इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 100, आपको प्रिंट करना है console.log, क्या करेंगे, कांट डिस्पेंस लेस देन 100, ठीक है, ये लिख देते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक सूचना भी लिख सकते हैं इसको, जैसे किस तरह से, इस तरह से कि हम लोग लिख लेंगे मिनिमम 100 रुपीज़ इज़ विड्रॉन, ठीक है, विड्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हैं, स्किपिंग, ठीक है, स्किप कर रहे हैं ना हम लोग। और इसके बाद क्या करना है, हमें करना होगा स्किप, यहाँ पे हमें लगाना होगा कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू लगे ना, कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू स्किप कर रहा था हमारा, कंटिन्यू लगा दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 100 रुपये के नीचे की कंडीशन, इसमें तभी जाएगा आपका, ये 500 वाला नहीं जाएगा ना, क्योंकि अमाउंट आपका 100 से नीचे नहीं है, 50 और 70 जाएगा, दो ही चीज़ जाएगी। अब उसके लिए भी हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, इल्स लगा लेते हैं हम लोग। अब इल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इल्स, या फिर इफ इल्स लगाए हम लोग, या इफ इल्स ना फिर से एक बार इफ लगा सकते हैं, हाँ ठीक है, इल्स इफ लगाते हैं, इल्स इफ या फिर इल्स ही लगाते हैं, क्योंकि दो ही कंडीशन है ना हमारे पास, हाँ इल्स। अब इल्स में क्या लगाते हैं, इल्स में लगाते हैं कि इफ़ अमाउंट, यहाँ पे इफ़, फिर से वही बात कि अमाउंट, अगर आपका अमाउंट इज़ लेस देन, या फिर अमाउंट इज़ ग्रेटर देन बैलेंस, अगर आपका बैलेंस जितना है उससे ज़्यादा अमाउंट मांग लिया आपने 10,000 मांग लिए, या फिर ये 5,000 मांग लिए,
तो ये क्या हो गया, टोटल बैलेंस से तो ज़्यादा ही हो गया ना, क्योंकि आपका पहले ही कम ज़्यादा कर चुके हैं, और नीचे हम लोग उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे कि इसका बैलेंस कम करेंगे हम लोग। इक्वल लगा लो इसमें, क्योंकि वो 5,000 पूरे नहीं होंगे ना, इक्वल होगी बैलेंस 5,000 के। नहीं, वो तो वैसे भी कम ज़्यादा, जैसे 500 निकलेंगे ना, 4,500 बचेंगे, वो हम लोग उसका भी लॉजिक लगाते हैं, माइनस प्लस कर देते हैं, उसका अकोमुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कांट विड्रॉ, एक मिनट, कांट डिस्पेंस एज अवेलेबल बैलेंस इज, और अवेलेबल बैलेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो किसी चीज़ में स्टोर रहेगा, हमारा अमाउंट में रहेगा, जो कुछ भी अमाउंट हमारा रहेगा वो उसमें रहेगा। डॉलर क्वेरी में हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट एज अवेलेबल बैलेंस एज अवेलेबल डिस्पेंस एज अमाउंट इज ग्रेटर दैन अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे बैलेंस से ज़्यादा हो गया हमारा, इनसफिशिएंट फंड है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टॉपिंग द प्रोग्राम, या फिर एक काम कर सकते हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया, और फिर इसके बाद ये जो हो गया, इसके बाद भी तो कुछ होगा, हमें जोड़ घटा करनी पड़ेगी कि हमारा बैलेंस कम ज़्यादा हुआ है, और ब्रेक भी देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्रेक नहीं होगा लूप बंद करनी पड़ेगी ना, जब तक, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका अमाउंट चलता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेक कर देते, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस, ये जो बैलेंस है हमारा, कहाँ है हमारा बैलेंस, यहाँ ये बैलेंस माइनस इक्वल्स टू, क्या देखा था हमने, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, इसे किसी तरह या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। अब देखो, हर बार आपका सबसे पहले बैलेंस कितना रहेगा, सबसे पहले रहेगा आपका 5,000 आएगा, फिर उसमें से अमाउंट, पहला अमाउंट कितना है 500 गया, तो बैलेंस की नई वैल्यू कितनी है 4,500। अब फिर से पूरा प्रोसेस होगा, या तो फिर 100 से ज़्यादा हो गया या कम होगा, या तो फिर कुछ तो होगा, जैसे दूसरी एंट्री है आपकी 200, 100 से ऊपर है, इसमें नहीं घुसेगी, फिर जाएगी इसमें भी नहीं जाएगी, क्योंकि चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि तो वो तो अभी भी अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट कितना है 200 बैलेंस से ज़्यादा ही है ना, बैलेंस कितना है 5,000, 200 बैलेंस से ज़्यादा है, तो इसमें भी जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि फॉल्स है ना कंडीशन। और तो फिर नीचे आएगी, तो फिर हमारी बैलेंस की कितनी वैल्यू थी 4,500, उसमें से 200 निकाल देगी, नया बैलेंस कितना होगा, 4,500 में से 200 गया तो 4,300, फिर से 4,300 आपकी बैलेंस की कीमत होगी, फिर आपका नया इटरेशन आएगा 50 आएगा, क्या इससे नीचे है, 100 से नीचे है, तो बोलेगा आपको कंटिन्यू, आगे बढ़ो, गरीबों के लिए स्थान नहीं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ा, आपको गरीबों के लिए स्थान नहीं है, तो फिर आगे क्या होगा, फिर से आएगा बैलेंस जो था, अब आपका क्या होगा, 50 रुपया निकाल के नहीं देगा, कंटिन्यू होगा, स्किप कर देगा उसे, इसमें से माइनस नहीं होगा वो, क्योंकि वो उसको स्किप कर दिया ना, उस एरे को ही स्किप कर दिया उसने। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा भी नहीं दिया और उसने पैसा भी काट लिया, ऐसा नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, ठीक है, हाँ, console.log में नीचे कर सकते हैं हम लोग बैलेंस, हाँ ठीक है, console.log इसमें करते हैं, इसमें एक्चुअली इसमें जाएंगे, console.log, और इसमें जाएंगे हम लोग, एक लेते हैं withdrawn, DRAWL, ओके, DRAWL विड्रॉल, और इसमें डॉलर क्वेरी में हम लोग लिखते हैं अमाउंट आपने जितना निकाला है उतना तब तक निकालेंगे, और डॉट एंड रिमेनिंग बैलेंसेस रिमेनिंग बैलेंसेस, और वो काय में स्टोर रहेगा, वो बैलेंस में रहेगा, डॉलर क्वेरी बैलेंस। ठीक है, ओके, अब लोग हम इसे चेक करते हैं, यहाँ चलते हैं, देखिए
ओके, लग रहा था। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल 719 बैलेंस। हाँ, बैलेंस को देखो, बैलेंस क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यहाँ पे नंबर है ना, नंबर को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या है, कॉन्स्ट नहीं ले सकते, एरे को ले सकते हो। यहाँ पे हमें लेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं, लेट, सेव करते हैं, अब देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या हुआ आपका, अगर मैं प्रोग्राम साइड बाय साइड रख देते हैं इसको। हाँ, अब देखो, सबसे पहले आपका आया है, पहला जो था ना अमाउंट आपका 500, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। सबसे पहले आपका था 500, विड्रॉल 500, रिमेनिंग बैलेंस इज 4500। फिर क्या आया आपका, अमाउंट का वैल्यू क्या हुआ दूसरी बार में 200। अब 200 वैल्यू आया तो क्या इससे ज़्यादा था, बिल्कुल ज़्यादा था, तो इस लूप में नहीं गया। क्या वो अमाउंट जो आपका 200 है, नए अमाउंट की वैल्यू क्या है आपकी 200 क्या बैलेंस से ज़्यादा है, बैलेंस कितना बचा था 4500, उससे ज़्यादा है क्या, नहीं है ना, तो निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। तो कंटिन्यू आगे चलेगा और फिर यहाँ से ये ऑपरेशन करेगा, पैसे कम करेगा। देखो 3200, 500 निकले, 200 निकले तो 4300 बचे। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 50 आया। फिर आपने देखा कि क्या वो अमाउंट की वैल्यू जो 50 थी वो 100 से नीचे है, हाँ ट्रू। यहाँ जाएगा कांट डिस्पेंस कैश, डिस्पेंस लेस देन 100, मिनिमम इज 100, कांट डिस्पेंस लेस देन 100, मिनिमम इज 100, स्किपिंग छोड़ दिया। और क्या आपके वो 100 रुपये उसने काट लिए, चेक करो, 50 रुपये काट लिए, नहीं। आपका बैलेंस कितना था लास्ट टाइम 4300, 4200 बचना चाहिए, बचा है क्या, कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन। फिर भी हमारा, फिर नेक्स्ट टाइम आपका कितना आया 1000 गया, कितने में से, फिर आया ये चेक किया, अमाउंट से बड़ा है तो इसमें नहीं जाएगा, डिस्पेंस कैश दे सकता है। नीचे आया, क्या आपका बैलेंस कितना बचा था 4300, और 1000 रुपये निकालना चाहते हो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 4300 में से 1000 रुपये निकाल दो यहाँ पे, तो 3300 बचे। क्या आपके जो 50 रुपये आपने जो छोटी हरकत करी थी, क्या उसने उसके पैसे काटे, नहीं काटे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एटीएम ने क्या किया, आपका पैसा भी नहीं काटा और आपको ये भी बोल दिया कि आप जाओ यहाँ से, आपका नहीं हो सकता कुछ। प्रोग्राम समझ में आ गया, ठीक है। कंटिन्यू का और ब्रेक का अर्थ समझ में आ गया, कहाँ काम में आ सकता है। बस इसी तरह से हमें छोटे छोटे टूल देखने हैं। आगे चल के जब हम बड़ा एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि तब तक हम ये भूल जाए। हमें ये तो पता है कि कंटिन्यू और ब्रेक का उपयोग किया जा सकता है कुछ इस तरह से, हाँ, कहाँ कैसे करना है, हमें ये तो पता चल गया ना कि इस तरह का कोई हमारे पास पाना है जो जिससे हम ये नोट खोल सकते हैं। कल चल के जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से इसे रिवाइज करेंगे, जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको उपयोग कर लेंगे। क्योंकि कोई यहाँ पे देखो, कोई भी डेवलपर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि पूरा लास्ट तक इतना बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखेगा। उसे सिंटैक्स कुछ ना कुछ, आप देखो यहाँ पे एक मैं कोलन मिस कर देता हूँ, एरर हो जाती है। यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने मिस कर दिया, वो एरर हो जाती है। इसलिए आपको क्या है, बार बार उस पर जाना पड़ता है। सिंटैक्स देख लो, अब आपको समझ में आ गया काम किस तरह से करता है, जाओ वहाँ पर उपयोग कर लो, हो गया आपका काम। बस इसी तरह से काम करना है। ये हो गया आपका लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑफिशियली एंड हो गया एक तरह से। अब कुछ बचा है इसमें, बचा है नेस्टेड लूप बची है। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये देखेंगे नेस्टेड लूप, और आपके लिए बहुत सारे जो नए एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स इन द सेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज तक जितने हमारे हुए हैं, इफ़, फॉर, ये जो भी हमने पढ़ा है अब तक, एरे, ऑब्जेक्ट, सब कुछ, इन सब का उपयोग करेंगे। और हम लोग 8-10 एक्सरसाइज करेंगे, नए नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसे करेंगे, ठीक है। तो आज की असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।